नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल विचार मंच पर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी घट जाती हैं कि हम लोग समझते हैं कि अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है वो हमारे मुफीद है, परंतु बाद में जब उसका निर्णय या तो जनता देती है या फिर किसी भी मुहाने पर भविष्य के रूप में जब निकलता है तो वो हमारे खिलाफ होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारी चीज़ अभी आपने देखा महाराष्ट्र में जो अभी स्थितियां बनी हुई हैं। चार पार्टी होती थी पहले, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। आज वहाँ पार्टियां तो चार हैं लेकिन छह दल के रूप में विभाजित हो चुकी हैं। शिंदे गुट अलग से शिवसेना की मांग कर रहे हैं, अजीत पवार अलग से मांग कर रहे हैं एनसीपी की। जनता ने जिसको चुन के वोट दिया था वो तो सरकार में है ही नहीं, और जो सरकार में है उसे जनता ने उस लिहाज से वोट नहीं दिया था, और जिसको वोट देने का वादा करा था उसका बहुमत नहीं है। तो दिक्कतें कहां पर है? अब से पहले बीजेपी और शिवसेना एक साथ हुआ करते थे, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ हुआ करते थे। लोगों का एक माइंडसेट था कि ये स्थिति में इनको वोट देनी है, ये स्थिति में इनको वोट देनी है, या ये वाले ये हैं, ये वाले ये हैं। नरेंद्र मोदी जी जो थे, अभी उन्होंने जब 5-6 दिन पहले सभाएं की थी महाराष्ट्र के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि एनसीपी घोटाले में लिप्त है, एनसीपी चोर है। और एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी है, जिसके वो मुखिया हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार को और अजीत पवार को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वक्तव्य था वो ये था कि सीधा सीधा कि वो करप्ट हैं। उन्होंने एनसीपी की जो फुल फॉर्म बताई थी वो नेशनल करप्ट पार्टी बताई थी। अब अजीत पवार को वो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, मतलब उनके गठबंधन से मिला के सरकार चला रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से शिंदे गुट पर तलवार लटकी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उस तरह से अगर शिंदे गुट के जितने विधायक हैं वो अयोग्य करार घोषित कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो बीजेपी की सरकार तो गई। अब बीजेपी को सरकार चलानी है, सरकार चलाने के लिए क्या चाहिए? विधायकों का बहुमत, क्योंकि बीजेपी का तो महाराष्ट्र में बहुमत है नहीं। तो दिक्कतें कहां पर हैं? दिक्कतें हैं बीजेपी की वैचारिक विचारधारा के साथ जो समावेश था वो टूट चुका है। बीजेपी ने शिंदे गुट को शिवसेना से तोड़कर अपने पास लाए, शरद पवार के गुट से तोड़ के अजीत पवार को यानी एनसीपी के कुछ विधायकों को अपने पास लाए, जिसमें प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता भी शामिल है। बताया तो ये भी जाता है कि प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता जो एनसीपी के साथ थे, पहले शरद पवार के साथ थे, उनका एक तरह से प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ईडी और सीबीआई की तलवार लटकी हुई है। इसी तरह से अजीत पवार के ऊपर भी ईडी और सीबीआई की तलवार लटकी हुई है। अब क्या स्थिति है? अब 3 जगह से सरकार चल रही है। पहली भाजपा की तरफ से, दूसरी एनसीपी का अजीत गुट, तीसरी शिवसेना का शिंदे गुट। जनता ने जिसको वोट दिया था, और पूर्ण रूप से तो जनता ने बहुमत किसी को दिया ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, सबसे बड़े दल के रूप में जो पार्टी थी उसकी सबसे ज्यादा सीटें थी, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए भी 50-60 सीटें दूर थी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने मिलके सरकार चलाई थी, साल भर, 1.5 साल समथिंग। अब सीधी सीधी सोच विचार वाली बात है कि जिस व्यक्ति को चोर कहा जा रहा है उस व्यक्ति को ही अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे की जो राजनीति है वो कुछ और है। क्योंकि शरद पवार राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने जिस तरह से इस खेल की रचना रची है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, अब से कुछ महीने पहले जैसे ही अडानी का मामला हुआ था तो शरद पवार खुल्लम खुल्ला अडानी से बातचीत और वार्तालाप करते पाए गए थे। उनकी मीटिंग भी हुई थी, जिसकी अखबार में भी काफ़ी सारे पोस्टर छपे थे, उस पर लेख भी लिखे गए थे कि अडानी को लेकर शरद पवार का नरम जो है, रुख जो बहुत नरम है। इसी बात को याद रखते हुए अब बीजेपी की जो वोट परसेंटेज है महाराष्ट्र में वो बहुत ज़्यादा दरकता हुआ नजर आ रहा है। उसका सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है खुद एनसीपी के अजीत पवार। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एनसीपी के जो लीडर हैं अजीत पवार और एनसीपी को, कि 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के घोटाले में शामिल हैं। अब उन्होंने अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, और जब से उन्होंने अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल किया है, इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। जो जनता, जो वोटर है, वो ये समझ चुकी है कि जितने भी करप्ट लोग हैं, पहले उनको करप्ट बताते हैं फिर अपनी पार्टी में ले आते हैं, तो जितने भी करप्ट लोग हैं
जितने भी घोटालेबाज हैं वो सब बीजेपी में ही क्यों जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो ईडी सीबीआई का डर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी था, वो भी बीजेपी में चले गए। बसपा की मायावती जो यूपी से है वो चुनाव ही नहीं लड़ रही, वो घर से ही नहीं निकल रही, तो उनको भी ईडी सीबीआई का डर है। या तो बीजेपी ऐसे लोगों को जेल में भेज दे, जेल में भी नहीं भेज रही और सत्ता भी उनके साथ मिलकर चलाना है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है, या फिर कहें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जितने भी करप्ट लोग हैं उनको साथ ले लिया जाए, क्योंकि उनके पैसे के बल पर, धन बल पर हम सत्ताएं हासिल कर लेंगे। कर्नाटक में सरकार तोड़ी थी आज से 2, 2.5, 3 साल पहले। स्थितियां क्या हुई, बीजेपी की 60-62 सीट, मतलब जो जनाधार था वो भी खिसक गया। आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना में तो खैर बीजेपी को ऐसी स्थिति है ही नहीं। हाँ, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो स्थिति है वो ठीक ठाक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि विधायक 10, 12, 15 विधायक हैं बीजेपी के अभी। राजस्थान में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बीच और राजस्थान के अलग अलग नेताओं के बीच जो टसल है वो जग जाहिर है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने जो अपने आप को संभाला है, अपनी स्थिति जो बेहतर की है, आज सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत एक बहुत ही स्वच्छ छवि वाले नेता हैं और एक जननायक के रूप में वो राजस्थान में हैं, और 30 साल के लगभग वो राजनीति में हैं, 30, 32, 35 साल से, और अभी तक राजस्थान की कमान उनके हाथ से नहीं गई है। किसी ना किसी तरीके से और किसी ना किसी जरिए से और किसी ना किसी कारण से गहलोत जब भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो बहुत सारे लोगों को ठिकाने लगाने के बाद मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं। अब वो चाहे आला कमान का हाथ कहें या उनका राजनीतिक कुशलता और राजनीतिक कौशल कहें, क्योंकि हमारे राजनीतिक विश्लेषण में जो बात शामिल है वो इस लिहाज पर और इस स्थिति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार बनाने के लिए चाहिए क्या, क्या करप्ट लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। एक भी राज्य में एक भी नेता ऐसा नहीं बचा जो करप्ट है और उसने बीजेपी को ना छुआ हो या उसने बीजेपी के साथ अपनी चीजें शेयर ना करी हो, चाहे वो वोट के रूप में हो चाहे पैसे के रूप में हो। महाराष्ट्र का जो उदाहरण है, हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात करी, फिर महाराष्ट्र पे हम क्यों आ जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके जहन में आने चाहिए। अब पहला प्रश्न तो ये है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक सत्ता है उसकी जो मलाई चाटी जा रही है, तो उसको लेके जनता का रुख क्या है, क्योंकि जनता इस बात को तो समझ चुकी है कि जितने भी करप्ट लोग हैं वो बीजेपी के साथ जाकर क्यों मिल रहे हैं। लोगों ने वोट बीजेपी को दिया था कि लोगों का एक भरोसा था कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, साफ छवि वाले व्यक्ति हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक चीज बहुत बड़ी नकारात्मक स्थिति में है और वो जगजाहिर है, पूरे समाज में वो अब समावेशित हो चुके हैं पूर्ण रूप से कि बीजेपी की सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। किसानी खेती का नारा देने वाली ये सरकार सिर्फ किसानी खेती के नाम पे उनका वोट तो ले सकती है, लेकिन उनको कोई बेनिफिट दे दे, कोई फायदा दे दे, वो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, जो 6,000 रुपए दिए हैं, मतलब कि मात्र दिन के 17 रुपए, 16 रुपए, 18 रुपए, इसमें वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। 6,000 रुपए साल, मतलब आप लगा लीजिए 500 रुपये महीना। 500 रुपये महीना में किस किसान का घर का परिवार का खर्चा पूरा हो सकता है। आजकल तो स्थितियां हैं, बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव या फिर सूरत, चेन्नई, चंडीगढ़, अगर वहाँ पे आप देखें तो बच्चे पॉकेट मनी के रूप में इतना ले आते हैं कि 500 रुपये तो वो बचा के अपने घर दे देंगे। लेकिन खैर, मोदी जी ने जितना भी दिया, चाहे वो झूठ बोल के दिया, कैसा भी दिया, उसको भी मान लेते हैं कि चलिए एक बार को उन्होंने 6,000 रुपये साल के दिए, लेकिन क्या वो 6,000 किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान से बड़े हैं? क्या वो 6,000 रुपये किसी भी व्यक्ति के परिवार को खर्चा चलाने के लिए, लालन पालन पोषण करने के लिए पूर्ण रूप से, स्वायत्त रूप से उनके लिए पूरे हैं? नहीं, क्योंकि जिस भी तरह की घटनाएं आम जन जीवन के साथ घटती हैं, उस चीज का एहसास अगर सरकारों को हो जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज पे से पर्देदारी उठ जाएगी और जो पर्दे के पीछे की राजनीति है वो जनता के सामने खुल के आ जाएगी।
ये सोचना और ये कहना एकदम से अलग बात है कि हम ये सोचते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं और वो पार्टी हमारे लिए काम कर रही है। क्योंकि जिस तरह से 9 साल के पूरे टाइम पीरियड में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की करनी और कथनी में बिल्कुल बदलाव है। और ना तो वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, ना वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे लोग, उनको सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने किसको जेल में भेज दिया है, ऐसी कोई लिस्ट बीजेपी वाले दे नहीं पा रहे हैं। वो जो केस चल रहे थे 2014 में कि 1,72,000 करोड़ का कोल घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमाका घोटाला, वो घोटाले तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट उस चीज को मना कर चुका है। तो फिर ये क्या है? असल में सारी बात पूंजीवाद की है, पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए है। किसान बिल हों जो कि इस अपनी एक धींगा धस्ती से पास करा दिए गए, उसके बाद समाज में रहने वाले लोगों को किस तरह से क्या दिक्कतें हैं, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सरकार समझ चुकी है कि पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये करने से, पेट्रोल का 1 लीटर का प्रीमियम 100 रुपये करने से जनता को तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान है उन परिवार को है, उन परिवार के लोगों को है जिनकी आय 10,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये महीना, छोटा दिहाड़ी मजदूर, किसान, खेतियार, भूमिया, उन लोगों को है। क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद उनके पास तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए कितना समय बचता है, वो चलाते ही नहीं है। तो फिर उन पे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। क्योंकि घर के खर्चे, अगर उनके पास छोटे छोटे वाहन हैं भी और 100 रुपये लीटर पेट्रोल डलाने हैं तो दिक्कतें हैं। मिडिल क्लास फैमिली को दिक्कतें हैं, पढ़ाई पर खर्चा बढ़ रहा है, दिक्कतें हैं। सिलेंडर 1,400 रुपये का है या 1,200 का है, दिक्कतें हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस तो बढ़ चुके हैं, उसको तो छोड़ दीजिए। टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है तो दिक्कतें नहीं है। अब उस अमीर आदमी को क्या, जो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो उसको दिक्कतें नहीं है। क्योंकि जहां उसका खर्चा 30,000 होता था, अगर 35,000 और हो जाए तो उसको दिक्कतें नहीं है। लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 कमाने वाला व्यक्ति अगर 15,000 खर्चा कर रहा था, 5,000 बचा लेता था, उसके 5,000 और ज्यादा लग रहे हैं तो दिक्कतें तो हैं। इसका मतलब वही लोग वोटर के रूप में वोट डालते हैं ज्यादातर। नहीं तो शहरों का वोट प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र का वोट प्रतिशत में बहुत फर्क हो जाता है। कभी कभी तो ये फासला 8, 10, 12% तक भी चला जाता है, 15-20% भी चला जाता है कि शहरों में इतना वोटिंग इतना हुआ तो गांव के देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ। खैर, वो एक अलग हिस्सा है राजनीति का, वो एक आम जन का हिस्सा। लेकिन राजनीति पर्दे के पीछे की जो महाराष्ट्र में है, उस चीज को लेकर अगर विपक्ष अपनी आंखें मूंद रहा है तो ये भी सही नहीं है। लेकिन विपक्ष इस बात को जानता है कि जो गलती नरेंद्र मोदी को नहीं करनी चाहिए थी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट उस गलती को महाराष्ट्र में कर चुके हैं। क्योंकि ऐसी ही घटना और ऐसा ही व्यापक रूप अगर बीजेपी बिहार में अपना लेती है तो इस बार उनकी खुद की जो फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा उनको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो नुकसान बीजेपी को अब होने जा रहा है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं इस तरह की होती हैं कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बीजेपी का जो वोटर है, जो अब से पहले बीजेपी को वोट डाल रहा था, ये जो पुराना वोटर किसी अदर पार्टी का था और वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो अब उसके दिमाग में ये चीज आने लगी है कि ना तो सरकार रोजगार की बात करती है, ना जमीन की बात करती है, ना किसान की बात करती है। हाँ, सरकार बात करती है सिर्फ वोट की। सरकार बात करती है अपने मन की। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है मन की बात। वो अपने मन की बात सुना रहे हैं, दूसरे की कब सुनेंगे, ये भी देखने लायक एक बहुत बड़ा दृश्य हो जाएगा अगर वो ऐसा कर देते हैं तो। ऐसे कुछ लोग भी सत्ताएं चला रहे हैं जो A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हैं और उनके हाथ में देश है अभी। ऐसे कुछ लोगों के बारे में सोचना, ये देखिए, हमारी जो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो आप लोगों तक अपनी जानकारी विश्लेषण के रूप में पहुंचाना है। आप लोग इस चीज को कितना मानते हैं, कितना नहीं, या इस चीज पे विचार करते हैं नहीं। देखिए, दिल और दिमाग में किसी भी पार्टी का चेहरा छपाना या छापना या उसकी एक छाप अपने दिल और दिमाग में रखना, वो तब तक ही उचित है जब तक वो आम जनमानस को फायदा पहुंचा रही हो। जहां आम जनमानस या सामाजिक रूप से उस पार्टी के कार्यक्रमों या कार्यकलापों में डिफरेंसेस आ जाए, बदलाव हो जाए, तो वो आम जन को नुकसान पहुंचाने लगता है। इस बात की गारंटी तो कुछ नहीं है कि कौन सी सरकार क्या करेगी, लेकिन हाँ, पूर्व में किए गए कार्य, जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने की बात हो, देश में IIMT हो, देश में सड़कों का जाल हो, या देश में दिल्ली जैसे शहर को एक अलग तरीके से
नज़रिया देते हुए बदलाव की दिशा बना दी हो, गुड़गांव जैसे शहर बनाए हो, बेंगलोर जैसे शहर बनाए हो, कर्नाटका का नाम विश्व पटल पर पहुंचाया हो, चेन्नई, तमिलनाडु, केरला में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया हो, तो ऐसी सोच विचार रखना ही उचित पार्टी के लिए समागम और समावेशित बातों को दर्शाता है। यहाँ तक कि अगर इस लिहाज से बात करी जाए, देखिए सारा जो खेल है वो राजनीतिक सत्ता और कुर्सी का है। इस खेल में यदि हम ये समझ रहे हैं कि अभी जो सत्ता पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो इस रेस में है, तो उसकी रेस कब कहाँ ढीली पड़ जाए या पकड़ कब कहाँ ढीली पड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन आम जनता इस चीज़ को देख रही है, वो अपना निर्णय लेगी। महाराष्ट्र के अंदर की राजनीति ने देश के अंदर जो उथल पुथल मचाई है, क्योंकि जहाँ 4 पार्टियां होती थी अब 6 दल हो चुके हैं, जिसमें अजीत गुट और शिंदे गुट अलग से जुड़ चुके हैं। अब जनता ये नहीं समझ पा रही है कि वो अजीत पवार को वोट देके बीजेपी को वोट दे रही है या बीजेपी को वोट देके अजीत पवार को वोट दे रहे हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टता में लिप्त होने के संकेत दिए थे। तो इसका मतलब है कि भ्रष्ट लोगों को अपने साथ जोड़कर बीजेपी धनबल के बलबूते पर सरकार चलाना चाहती है। तो इसी तरह से आगे किस किस राज्य में घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि 3 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है तेलंगाना। इन चुनाव के परिणामों के बाद पूरी तरह से 24 के चुनाव का बिगुल फूंक जाएगा और महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पे इस कार्यक्रम को गतिमान करेंगे और अपनी कार्यप्रणाली को सकारात्मक रूप देने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि जहां तक भी ये मुद्दा जाएगा, ये सारे के सारे चुनाव आखिर में घूम फिर के 2024 के चुनाव के ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे कि 2024 में किसकी सत्ता, क्योंकि केंद्र में जिसकी सत्ता होगी, प्रदेश में उसकी सत्ता में कहीं ना कहीं कुछ इजाफा हो ही जाएगा। किसी की सत्ता में 20% तो किसी की सत्ता में 30%, जो भी परसेंटेज होगा वो तो 24 की सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, इस बार का चुनाव पिछले 30-40 साल के चुनाव में जिस तरह से लोगों ने, क्योंकि देखिए पहले सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो लोग अपने अपने स्तर पे अपनी सोच वैचारिक विचारधारा के हिसाब से वोट दे दिया करते थे। अभी जिस तरह का भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, क्योंकि 71 में जो चुनाव हुए थे, 1971 के चुनाव इस देश में बहुत महत्वपूर्ण थे, जिस समय इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से जीत कर आई थी। उसके बाद 84 के चुनाव, 84 में जिस तरह से राजीव गांधी जीत कर आए थे, लेकिन उससे पहले एक चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद 1977 और 1980। 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी और 1980 में वापस लौट के आई थी कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, तो ये एक ऐसा नारा कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, वो नारा कहीं अभी खड़ा तो नहीं हो जाएगा। अगर वो नारा अभी खड़ा हो जाता है तो इस चीज़ के लिए, ये प्रमाणिकता के लिए कोई बहुत ज़्यादा देर लोगों को समझने में नहीं लगेगी कि 2014 से पहले गरीबी रेखा दर क्या थी और 2014 के बाद अब 23 और 24 में गरीबी रेखा क्या है। क्योंकि ये प्रमाण अगर लोगों के हाथ लग गए तो वर्तमान में स्वचलित सरकार जो बीजेपी की है उसकी ज़मीन उखड़नी शुरू हो जाएगी। आप सब लोगों का हमारे चैनल को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।